नमस्कार सभी प्यारे दोस्तों को। चलिए, हमारी हिंदी की एमसीक्यू की क्लास स्टार्ट हुई है और आज ये दूसरी क्लास है। मैं ऐसी उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोगों ने पहली क्लास देखी होगी, आपको क्लास अच्छी लगी होगी, प्रश्न आपको बढ़िया लगे होंगे। शानदार लेवल के प्रश्न हमने क्लासेस में आपने रखे हुए हैं। ठीक है, तो उसी के आगे आज हमारी ये सेकंड क्लास है। तो चलिए, बिना समय को बर्बाद किए अपने क्लास को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं पहला प्रश्न क्या है आज का। अंगार फांकना मुहावरे का अर्थ क्या है? देखो, लास्ट क्लास में मैंने आप लोगों को बतलाया था, जिस भी आपको यदि डाउट हो रहा है कि भाई जैसे कभी क्या में पूछ लेता है ना कि दिया हुआ वाक्य मुहावरा है कि लोकोक्ति है, लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था यदि उसके अंत में ना आ रहा है तो पूरी संभावना किसकी है कि वो क्या है, मुहावरा है। दूसरा, उसका यदि मुहावरा है तो वो वाक्यांश होगा, उसका अपना स्वयं का कोई अर्थ नहीं होगा, या कहें उसका अपना स्वयं का कोई स्पष्ट अर्थ नहीं होगा। जैसे यहां आप देखेंगे क्या है, अंगार फाकना। यदि मैं आपसे कहूंगा, सपोज मान लीजिए कि भाई आपका नाम आप में से किसी का नाम राहुल है, राहुल अंगार फाकना, तो बोले क्या अंगार फाकना, तो यहां से क्या है, स्पष्ट अर्थ निकल के नहीं आ पा रहा है। और लोकोक्ति में क्या होता है, लोकोक्ति का अपना वो स्वयं में पूर्ण वाक्य होता है, उसका अपना एक पूर्ण अर्थ होता है। तो मुहावरे और लोकोक्ति में यह अर्थ होता है। देखते हैं हमारे प्रश्न का उत्तर क्या होगा। अंगार फाकना मुहावरे का अर्थ क्या होगा? क्रोध प्रकट करना, आंखें लाल करना, तो हमारा ये तो नहीं होगा। इसके बाद में देखते हैं, ऐसा जी, ऐसा जी, आइए प्रकट होइए, जल्दी आइए। हाँ, ठीक है। तो क्रोध प्रकट करना ना जी। इसके बाद में कठोर बातें कहना, ये भी यहां से नहीं निकल के आ रहा है। बहुत कष्ट सहना, अंगारों पर चलना, ये भी नहीं होगा। तो हमारा उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों, यहां से हानिकारक परिणाम वाला ऐसा काम करना जिसका आपका जो परिणाम होगा वो कैसा होगा, हानिकारक होगा। भाई अंगार खाओगे तो आपको कोई मजा तो आएगा नहीं। ठीक है, तो उसका उत्तर क्या हो जाएगा आपका डी, हानिकारक परिणाम वाला कार्य करना। यह चित्र बड़ा सुंदर है, वाक्य में अशुद्धि है। बाई मिस्टेक ये क्वेश्चन लास्ट क्लास में मैंने आपको कराया था, दोबारा रिपीट हो गया है, कोई नहीं, इसको फिर से कर लेते हैं सॉल्व। देखिए, यह चित्र बड़ा सुंदर है, तो सबसे पहले आपको आइडेंटिफाई करना है यहाँ पास में कि भाई क्या क्या दिया हुआ है। यह आपका सर्वनाम है, चित्र सही है, बड़ा सही है, सुंदर सही है। देखते हैं कि गलती हो क्या रही है आखिर। सुंदर शब्द क्या है दोस्तों, बताइए। सुंदर शब्द है, ये क्या है, सबको मालूम है कि क्या है, विशेषण है। क्या है, विशेषण। ये क्या कर रहा है, आपके चित्र की क्या बता रहा है, विशेषता बतला रहा है कि चित्र कैसा है, सुंदर है। जब ये विशेषण है, और कैसा विशेषण है ये आप बताएंगे, ये आपका कैसा है, गुणवाचक। कैसा दोस्तों, ये आपका गुणवाचक विशेषण है। ये उसके चित्र की विशेषता बतला रहा है और किसकी, गुण बतला रहा है उसका कि सुंदर चित्र है। अब यहाँ जो सामने एक और आ गया बड़ा, मतलब कैसा चित्र, बड़ा सुंदर है। अब आप बताइए, हम कभी आप बोलते हैं ना कि यार इसका बच्चा बहुत सुंदर है या वो फूल बहुत सुंदर है, तो पूछते हैं कि भाई कितना सुंदर है, तो आप क्या कहते हो कि बड़ा सुंदर है? नहीं, कहा जाता है बहुत सुंदर है। तो ध्यान रखिएगा, कई बार एग्जाम में प्रश्न पूछ चुका है, सुंदर के साथ में कभी भी ये भी क्या है, ये भी आपका दोस्तों एक विशेषण ही है, परंतु ये कैसा है, ये भी आपका गुणवाचक विशेषण है। आकार को बता रहा है, उसकी आकृति को बता रहा है कि बड़ा है, छोटा है। ठीक है, तो दोनों ही विशेषण एक साथ यहाँ पास में प्रयुक्त नहीं होंगे। जनरली दो विशेषण एक साथ आ सकते हैं, लेकिन यहाँ पास में क्या है कि सुंदर के सामने जो प्रयुक्त होता है वो होता है आपका बहुत। क्या, बहुत। और बहुत क्या होता है, जो बहुत शब्द है ये भी क्या है, विशेषण है। पर कैसा विशेषण है ये आपका परिमाण है, वाचक विशेषण है। ठीक है, तो हमारा उत्तर क्या हो जाएगा, यहां से आपका विशेषण संबंधी यहां अशुद्धि है। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित मुहावरों में से किस मुहावरे का अर्थ अदृश्य होना है? तीन तेहरा होना, भाई भाग निकलना, जमीन पर पांव ना रखना, हाथ को हाथ ना सूझना। भाई हाथ को हाथ ना सूझना मतलब क्या होता है, अंधकार होना, कुछ समझ में ना आ पाना। और क्या होता है, गूलर का फूल होना। तो इसका उत्तर होगा गूलर का फूल होना। जो गूलर का फूल, जो गूलर का पौधा होता है, इसमें कभी भी आपको क्या है, फूल नहीं खिलते हैं, या खिलते भी हैं तो बहुत रेयर केस में खिलता है। इसीलिए क्या होता है कि भाई मालूम ही नहीं पड़ता कि फूल खिला या नहीं खिला। तो उत्तर क्या होगा आपको यहां से, अदृश्य होना। तो आंसर क्या हो गया आपका डी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, आंखें फेर लेना। बोलते हैं ना कि यार उसने मेरे से क्या कर ली, आंखें फेर ली। जब से क्या हुआ है कि जब से मैंने उसकी हेल्प नहीं की, उसने मेरे से आंखें फेर ली। अर्थात क्या, वो मेरे को इग्नोर करने लगा है, या वह मेरे को इग्नोर करने लगी है। समझ रहे हैं? तो ये आप लाइफ में काफी काफी बार आप लोगों ने देखा होगा, क्या, आंखें फेर लेना। दूसरी तरफ देखना, जैसा कि मैंने आपको हर बार बताया है कि कभी भी मुहावरे और लघुक्ति में साधारण अर्थ को नहीं चुनना है, हमेशा उसका अर्थ कुछ विशेषी होता है। तो यहां पास में दूसरी तरफ देखना, ये इसका उत्तर नहीं होगा। किसी और को चाहना, ये भी नहीं। उदासीन हो जाना, ये भी नहीं। नाराज हो जाना, तो इसका आंसर क्या होगा, नाराज हो जाना। ध्यान दीजिएगा, जो आपका आंखें फेर लेना है, इसका एक और होता है क्या, अर्थ निकल के आता है क्या, कि पहले जैसा व्यवहार ना करना। पहले जैसा
व्यवहार ना करना। कई बार आपको क्या करेगा, कई बार आपको परीक्षा में ये नाराज ना होना देके आपको क्या दे देगा, पहले जैसा व्यवहार ना करना। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट आपका क्या है, मुहावरा है, तो उसको ध्यान देना है आपको। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी आपका, नाराज होना। अगला देखते हैं क्या कह रहा है कि निम्न में जातिवाचक संज्ञा नहीं है। ध्यान देंगे क्या, एक तो क्या बोल रहा है आपसे जातिवाचक, और दूसरा आपसे क्या कह रहा है, नहीं है। ठीक है, जवान, जवान, बालक, चौकोर, मनुष्य। तो देखो जो जवान है, जातिवाचक संज्ञा क्या होता है, ये जातिवाचक संज्ञा किसी एक व्यक्ति के लिए यूज ना होके उसके पूरे समूह को क्या करता है, वो प्रदर्शित करता है या उसको रिप्रेजेंट करता है। जैसे बोलते हैं ना कि सचिन क्या है, खिलाड़ी है। आपका पी आर श्रीजेश क्या है, खिलाड़ी है। मिताली राज क्या है, खिलाड़ी है। आपका नडाल है, ये क्या है, खिलाड़ी है। तो ये सब क्या है, खिलाड़ी है। तो ये क्या है, इनके सचिन, विराट, विराट हो गया, सचिन हो गया, जितने भी आपके प्लेयर हैं, ये क्या है, इनकी जाति क्या है, ये खिलाड़ी है। तो क्या करता है, जो भी जो जातिवाचक संज्ञा होती है वो किसी एक व्यक्ति को ना बतला के उसके पूरी जाति को अर्थात उसके पूरे समूह को क्या करती है, प्रदर्शित करती है। तो जवान भी क्या होती है, जाति होती है भाई, है ना, सेना का जवान। उसके बाद में बोलते हैं नौसेना का जवान, थल सेना का जवान। तो यहाँ पर जवान सबके लिए क्या कॉमन आ रहा है, ठीक है। कॉलेज में पढ़ने वाला जवान, है ना, आपके क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, आपके हड़ताल में बैठने वाला जवान, बेरोजगार जवान, ठीक है। जवान बोलते हैं, जवान बेरोजगार। तो ये क्या है, आपका जातिवाचक है, ये तो होगा नहीं। बालक, बालक भी क्या है, आपका जातिवाचक संज्ञा है। इसके बाद में आते हैं आपका चौकोर, और एक होता है मनुष्य। मनुष्य भी क्या है, आपका जातिवाचक संज्ञा है। आपका आंसर क्या हो जाएगा यहाँ से, आपका सी, चौकोर। चौकोर क्या है यहाँ पास में, चौकोर जो है वो क्या है, विशेषण है। चौकोर क्या है, विशेषण है। और विशेषण भी कैसा है, ये आपका गुणवाचक है। कैसा है, ये गुणवाचक। क्या कर रहा है, ये गुण को दर्शा रहा है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा आपको यहाँ से, चौकोर क्या है, विशेषण है, और कैसा है, गुणवाचक विशेषण है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ से आपका आंसर हो जाएगा सी, क्या, जातिवाचक संज्ञा क्या नहीं है, आपका चौकोर। अच्छा, एक चीज और ध्यान देना, चौकोर से मिलता जुलता एक और शब्द है, क्या आता है, देखिएगा, क्या है, चौगुना। क्या देखने को सुनने को मिलता है, चौगुना। ये चौगुना शब्द क्या है, ये भी क्या है, आपका विशेषण है। और कैसा विशेषण है, ये भी आपका संख्यावाची विशेषण है। बोलते हैं ना, दिन दुगना रात चौगुना होता। उसकी हाइट मेरे से क्या है, चौगुनी है। ठीक है, उसकी सैलरी मेरे से क्या है, चौगुनी है। तो क्या है, ये विशेषता बतला रहा है, और कैसी, संख्यावाची विशेषता, विशेषता। तो ये दोनों ही क्या, आपका चौकोर और चौगुना क्या है, दोनों ही क्या है, विशेषण है। प्रश्न ने पूछा है क्या जातिवाचक संज्ञा नहीं है, तो उत्तर क्या होगा आपका, चौकोर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सही वाक्य का चयन करें। सही वाक्य का चयन करें। हम हमारी पुस्तकें बेचते हैं, हम अपनों की पुस्तक बेचते हैं, हम अपनी पुस्तकें बेचते हैं, हम हमारी पुस्तक बेचते हैं। ठीक है, लगभग लगभग सुनने में सब एक सा लग रहा है। देखो, कभी भी मैं आपको बता रहा हूं कि हम के साथ में हमारी का प्रयोग नहीं होता है। हम के साथ में क्या प्रयोग होता है, हम अपनी या हम अपने यूज होता है। अपनों भी यहाँ पास में क्या है, यूज नहीं होगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पास में क्या है, पुस्तक आपका एक वचन है, और अपनों यहाँ पास में क्या है, बहुवचन है। तो ये भी आपका क्या गलत हो जाएगा। सही आंसर आपका होगा, हम अपनी पुस्तकें बेचते हैं। ठीक है, चलिए, अच्छा क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, नानी कुंवारी मर गई, नवासे के नौ नौ ब्याह। कभी भी आपके सामने ऐसी लोकोक्ति आती है, तो पहला क्या ध्यान देना है कि हमको साधारण अर्थ को नहीं पकड़ना है, और दूसरा ये देखना है कि जो आपको लोकोक्ति या मुहावरा लिखा हुआ है उसमें क्या वो आपको बताना चाह रहा है, क्या उसमें ऐसा कुछ, उसमें कुछ आपका रिजल्ट निकल करके आ रहा है। देखिएगा, नानी कुमारी मर गई और नवासे के दोनों ब्याह हो गए। कभी ये पॉसिबल हो सकता है क्या कि नानी कुमारी थी और नवासा हो जाएगा? नवासा मतलब क्या है, आपका नाती। ये पॉसिबल ही नहीं है। मतलब इस पूरे लोकोक्ति से क्या निकल करके आ रहा है, अर्थ ये निकल करके आ रहा है यहाँ से पूरा, कि भाई क्या है, जो जो कुछ भी ये बता रहा है वो क्या है, नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल, ये असंभव है ना। तो यहाँ से इसका अर्थ निकल के आ रहा है कि ये जो बताना चाह रहा है ऐसा असंभव है, ये फेंक रहा है, फालतू की यहाँ बातें हो रही है। ठीक है, बकवास, व्यर्थ सेखी बघाड़ने वाला, ये हमारा आंसर हो सकता है, और हमारा आंसर ये है भी। एक आदमी अपराध करे, दूसरा भुगते, छोड़ो, अधिक जानने वाला, ये भी नहीं होगा, दूसरों की बुराई करने वाला। तो क्या होगा, सेखी बघाड़ने वाला या व्यर्थ की बातें करने वाला। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अधिकार या अवसर पाकर मनमाना व्यवहार करना, डिक्टेटरशिप करना, जो उसके मन में है वो करे। क्यों, उसके पास में पावर आ गया है। आंखों में धूल झोंकना, भाई आंखों में तो धूल तो वो भी झोंक सकता है जिसके पास में पावर नहीं है, तो ये नहीं होगा। हवाई किले बनाना, ये भी नहीं होगा। हाथ कंगन को आरती क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या, ये भी इसका आंसर नहीं होगा। तो अंतिम में बचता क्या है आपका, चाम के दाम चलाना। यहां से जो चाम का अर्थ होता है ना बच्चों, चाम का अर्थ होता है चमड़ा, और दाम का मतलब क्या, और चलाना, चलाना मतलब क्या, उसको मार्केट में सर्कुलेट करना। मतलब चमड़े के सिक्के बना के उसको भी मार्केट में क्या करना, चलाना।
तो ये कब पॉसिबल है? जब उस किसी व्यक्ति के पास में अनाधुन शक्ति हो, ठीक है। अन्यथा सिक्के मार्केट में कौन से होते हैं, बाजार में सिक्के कौन से होते हैं? धातु के होते हैं, स्वर्ण सिक्के, स्वर्ण मुद्राएं होती हैं, आपकी चांदी की मुद्राएं होती हैं, और लोहे की मुद्राएं होती है, तांबे की मुद्राएं होती है, पर चमड़े की कभी आपने मुद्रा देखी है? नहीं होती है। कब पॉसिबल है? जब किसी व्यक्ति के पास में क्या आ जाए? सुप्रीम पावर आ जाए, ठीक है। तो हमारा जो नॉर्थ कोरिया का भाई है, चिंग चोंग चुम, चिंग चोंग कोम, चिंग चोंग सुम, जो भी है वो, ठीक है, तो वही ये कर सकता है भैया, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, आगमन शब्द में किस उपसर्ग का उपयोग हुआ है? देखो, आपको पता है आराम से टिक कर दो, नहीं पता है तो मैं आपको बता रहा हूं। अच्छा, मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं कि लाइट हमारे यहाँ अभी जो आपकी क्लास चल रही है, एक्चुअल में क्या है, लाइट गुल हो चुकी है, बैटरी बैकअप पे क्लासेस चल रही है, तो शायद तक मेरे को जो भाई बता रहे हैं कि कितने मिनट का टाइम है अभी, 4-5 मिनट तक का बैकअप दे पाएगी। जो आपकी बैटरी है वो बीप करना चालू कर दी है, तो हो सकता है कि क्लासेस आपकी बीच में रुक जाएं। जितने भी क्वेश्चन जहां तक भी हम पहुंचेंगे उसको अपलोड करेंगे, बाकी के क्वेश्चन आगे क्लास में देखेंगे, ठीक है। तो क्या बोल रहा है, आगमन शब्द में किस उपसर्ग का उपयोग हुआ है? आग, आ, अग, ठीक है। देखो, कोई भी शब्द होता है, ध्यान दीजिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल है। शब्द किससे मिलकर बनता है? देखिएगा, शब्द के मुख्यतः मूल रूप से 3 भाग होते हैं। एक उसमें होता है आपका उपसर्ग, जो भी आपका शब्द बनेगा उसमें एक उपसर्ग हो सकता है, एक तो उसमें मूल शब्द तो होगा ही होगा, और क्या होगा इसके अलावा बच्चों? इसके अलावा होता है उसमें प्रत्यय, ध्यान दीजिएगा। और जो आपका मूल शब्द होता है, इस मूल शब्द में संधि भी हो सकती है और समास भी हो सकता है। यदि अभी समझ में नहीं आएगा तो मैं आगे आपको डिटेल में जब पढ़ाऊंगा तो आपको समझ में नहीं आना है। संधि भी हो सकती है और समास भी हो सकता है। यह मैंने आपको क्यों बताया? जैसे हमारे पास में शब्द है आगमन, क्या है? आगमन। देखिएगा, इसको हम तोड़ते हैं, देखते हैं कि इसमें प्रत्यय उपसर्ग कौन कौन से हैं। तोड़ के देखो, एक क्या बन रहा है? एक बन सकता है आगमन। ध्यान हमको क्या देना है? हमको यहाँ पर ध्यान ये देना है, जब मैंने आपको बताया कि कोई भी शब्द होता है उसके कितने भाग होते हैं? उपसर्ग, मूल शब्द और प्रत्यय। मतलब उसमें एक मूल शब्द तो होगा ही होगा। मूल शब्द का अर्थ क्या होता है कि भाई, मूल शब्द का मतलब यहाँ पास में क्या है कि उस शब्द का कुछ ना कुछ स्पष्ट अर्थ निकल के आएगा, है ना, मतलब उसका अर्थ होता है। अब देखो, यहां से हमने आग को तोड़ा आगमन में, या हम इसको तोड़ सकते हैं, एक काम करते हैं, आग कर लिया और क्या कर लिया, यहां से मन कर लिया, ये तोड़ सकते हैं। तो बेसिकली इसको हम इस प्रकार से तोड़ पा रहे हैं, क्यों? क्योंकि हम यहां से कुछ ना कुछ एक मूल शब्द निकालेंगे, उसका अर्थ होना चाहिए। गमन का भी अर्थ होता है, मन का भी अर्थ होता है, ठीक है। अब देखो, उपसर्ग की यदि आपको परिभाषा पता हो, और मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया भी है कि उपसर्ग क्या होते हैं, ये वाक्यांश होते हैं, इनका अपना स्वयं में कोई अर्थ नहीं होता, ठीक है। अब यहां देखो, यदि हम इसको मानते हैं, किसको? आग और मन। आग का यहां पास में क्या है? अर्थ निकल करके आ रहा है, लेकिन उपसर्ग क्या होता है? निरर्थक होते हैं, इनका अपना अर्थ नहीं होता है, ठीक है। और यदि आप इसको जोड़ते भी हो तो क्या है? आग और मन को जोड़ोगे तो उसका अर्थ निकल के क्या आएगा? आग जैसा मन, ये कभी संभव नहीं होता है, बेतुका है। तो जो टुकड़ों का अर्थ होता है वही उसके शब्दों का भी जनरली क्या अर्थ निकल के आना चाहिए। आधन गमन, गमन क्या है? मूल शब्द है। गमन का मतलब क्या होता है? चलायमान, जाना, आना। अब इसमें क्या जुड़ गया है? आ प्रत्यय जुड़ गया है, मतलब क्या? आने वाला, आगमन, ठीक है। तो हमारा इसमें उपसर्ग क्या हो जाएगा? यहां से बच्चों हमारा उपसर्ग होगा आ, ठीक है, आ। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं, कौन सा विकल्प समास और उसके उदाहरण सुमेलित नहीं है? ठीक है, कर्मधारय समास, क्या बोल रहे हैं? परमाणु, परम है जो अणु, बिल्कुल सही है। इसके बाद में द्वंद्व समास 64, देखिएगा यहां से द्वंद्व समास 64। बहुब्रीहि समास चक्रपाणी, चक्र है जिसके पाणी में, क्या? चक्रपाणी। किसके लिए यूज करते हैं इसको? हम विष्णु के लिए भी यूज करते हैं और भगवान कृष्ण के लिए भी इसको हम उपयोग में लाते हैं, क्या? चक्रपाणी। फिर आता है संबंध तत्पुरुष, क्या बोल रहा है? जितेंद्रिय, इंद्रियों को जीतने वाला, जिसको इंद्रियों को जीतने वाला। यहां पास देखो, यदि आपने पढ़ा होगा तो क्या यहां पास में क्या लिखा हुआ है? को, किसको? इंद्रियों को। तो यहां पास संबंध का मतलब, संबंध में क्या होता है? संबंध का के की, संबंध की विभक्ति क्या होती है? का के की। और को किसके लिए होता है? कर्म को। तो एक्चुअल में क्या है? ये आपका कर्म कारक है, क्या है? ये आपका कर्म, क्या है? ये कर्म कारक तत्पुरुष समास है, ना कि आपका संबंध कारक। तो ये क्या है? इसका आंसर ये क्या है? सुमेलित नहीं है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? आपका डी। बात करते हैं, देखिए यहां से 64 का क्या है, देखिए समझिएगा। कभी भी आप संख्या ले रहे हैं एक से लेके, कहां से बेटा? 1 से लेके 10 तक, और इसके बाद में वह संख्या जो 10 से क्या हो? विभाजित हो,
पहले तो क्या है, 1 से लेकर 10 तक, 1 2 3 4 5 6 8 9 10, ठीक है। और ऐसी संख्याएं जो 10 से क्या हो जाएं, जो 10 से विभाजित हो जाएं, ठीक है। ये संख्याएं क्या होती हैं, ये संख्याएं जो इन संख्याओं के जो शब्द होते हैं, जैसे आप बोल दो 10 60 70 80 90 100, ये क्या होते हैं, इनमें होता है द्विगु समास। क्या होता है, इनमें होता है द्विगु समास, ठीक है। ऐसी संख्यावाची शब्द, ऐसे संख्यावाची शब्द जिसमें उन प्रत्यय का प्रयोग होता है, जैसे कि आपका 29 59 39, ये क्या होते हैं आपके, जिसमें उन का प्रयोग होता है, ये अव्ययी भाव समास होते हैं। क्या होते हैं, अव्ययी भाव समास, अव्ययी भाव समास, समास, ठीक है। अब बचा क्या, इस संख्या को छोड़ के और जिस संख्या में उन शब्द का प्रयोग, उन उपसर्ग का प्रयोग हुआ, उनको छोड़ के जितनी भी संख्याएं बचती हैं वो क्या होते हैं, आपके द्वंद्व समास के उदाहरण होते हैं। जैसे कि आपका क्या है 31, और इसका आप समास विग्रह कैसे करोगे, 1 और 30, 64 का क्या होगा आपका 4 और 60, ठीक है। और द्वंद्व में भी कैसा, ये आपका कैसा है, ये आपका इतरेत्तर द्वंद्व समास का उदाहरण है। कैसा है आपका इतरेत्तर, इतरेत्तर, अरे जो इतरेत्तर, ठीक है। ये कैसा आपका इतरेत्तर द्वंद्व समास का क्या है, उदाहरण है, ठीक है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, हमारा आंसर सी नहीं है, हमारा आंसर क्या है डी। ये संबंध तत्पुरुष नहीं, कर्म, जो आपका शब्द जितेंद्रिय, ये संबंध नहीं अर्थात, बल्कि क्या है आपका कर्म कारक तत्पुरुष समास का उदाहरण है, ठीक है। और यहाँ जो मैंने आपको बताया ये बहुत ही इंपॉर्टेंट नियम है, एग्जाम में कई बार यहाँ से प्रश्न बनते हैं, तो इसको आप विशेष रूप से कॉपी में अपने नोट्स में नोट करिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्या कह रहा है, केस का पर्यायवाची नहीं है। बहुत ही शानदार प्रश्न। केस हो गया, कमल हो गया, गणेश हो गया, शिव हो गया, आपका क्या बोलते हैं क्या बोलते हैं सारंग हो गया। ये तो ऐसे जो पर्यायवाची शब्द हैं ये एग्जाम में मल्टीपल टाइम क्या होते हैं, रिपीट होते हैं, ठीक है। तो क्या बोल रहा है, केस का पर्यायवाची नहीं है। कौन कौन सा नहीं है, देखो, कुंतल, कच्छ, सिरोरुह और सरोरुह। देखिएगा, केस का मतलब क्या होता है, यहां से केस को हम जनरली और क्या कहते हैं, बाल, बाल भी कहते हैं। और बाल के दो अर्थ होते हैं, एक क्या होते हैं आपके सिर के बाल, और एक बाल किसके लिए यूज किया जाता है, एक आप यूज करते हैं बालक के लिए भी, ठीक है। तो याद रखिएगा यहाँ पास जो केस का पर्यायवाची है, कुंतल भी होता है, कच्छ भी होता है, सिरोरुह भी कहते हैं। इस सिरोरुह क्या है, देखिएगा, ये शब्द बना है सिर, सिरह, सिरह धन रूह, और ये जो सरह रूह बना है ये किससे बना है, ये बना हुआ है आपका सरह धन रूह, ठीक है। संधि कैसी है, इसमें विसर्ग संधि का प्रयोग हुआ है। सिर तो आपको पता है, रूह का मतलब क्या होता है, रूह का मतलब होता है दोस्तों क्या, जड़, ठीक है। तो सिर की जड़ क्या होगा, आपके केस होगा, तो ठीक है। और केस का एक और आप याद रखिएगा, एक और इसका होता है बड़ा इंपॉर्टेंट, मुझे याद आ रहा है, अलक। अलक भी क्या होता है आपका केस का ही एक पर्यायवाची है, ठीक है। तो हमारा उत्तर क्या होगा, पर्यायवाची नहीं है, तो क्या हो जाएगा आपका सरहरू। सरह मतलब क्या होता है, तालाब, सरह सर क्या होता है तालाब, और रूह का मतलब क्या, जड़, तालाब की जड़, अर्थात क्या होगा, ये आपका कमल हो जाएगा। जो सरहरूह होता है किसका होता है बेटा, कमल का होता है, ठीक है। तो इसका उत्तर क्या हो गया आपका, सरोहरूह आपके केस का पर्यायवाची नहीं है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अभिषेक। ये एग्जाम में इतनी बार पूछ चुका है अभिषेक शब्द, और इस अभिषेक शब्द में जिस संधि का प्रयोग हुआ है वो संधि का जो रूल है, कईयों बार एग्जाम उसको पूछ चुका है। देखते हैं क्या है, देखिएगा, ये जो अभिषेक शब्द है किससे मिलकर बना है, देखिएगा, ये बना है अभि धन सेक। और ध्यान दीजिएगा, जो आपका नियम बनता है वो ई के बाद में, क्या ई के बाद में यदि आपका सा, और ये सा को क्या बोलते हैं, ये होता है आपका दंत सा, ठीक है। कभी भी ई के बाद में यदि ये वाला आपका दंत सा आता है तो वो किसमें कन्वर्ट हो जाता है, वो आपका कन्वर्ट हो जाता है किसमें, आपके ये वाले मूर्धन्य, इसको हम बोलते हैं मूर्धन्य सा। तो ये कभी भी ई के बाद में यदि सा आएगा तो किसमें कन्वर्ट होगा, आपका मूर्धन्य सा में, षटकोण वाले सा में क्या कन्वर्ट हो जाएगा। तो देखो यहां से क्या हो जाएगा आपका अभिषेक नहीं, ये वाला सेक भी नहीं, और ये अभी है ये भी नहीं है, तो क्या होगा आपका अभिधन सेक, ठीक है। तो आंसर क्या होगा आपका बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, धनहीन किस समास का उदाहरण है, करण तत्पुरुष, अधिकरण, अपादान, द्वंद्व। देखिएगा, धनहीन का इसका अर्थ क्या होता है, धन से हीन। यहां से भाव क्या स्पष्ट हो रहा है बच्चों, धन से हीन मतलब क्या हो रहा है, धन से अलग हो रहा है, धन से अलगाव हो रहा है। यहां से क्या समझ में आ रहा है, इस धनहीन का मतलब क्या होता है, धन से विहीन व्यक्ति, धन से इसके पास धन नहीं है, अलगाव। जहां कहीं भी आपको अलगाव समझ में आता है वहां पास में क्या होगा आपका अपादान तत्पुरुष समास होता है,
ठीक है, तो आंसर क्या हो गया आपका अपादान तत्पुरुष समास। निम्नलिखित में से किस शब्द में अव्ययी भाव समास नहीं है? ठीक है, क्या बोल रहा है? नहीं है। देखते हैं, नीरस, प्रतिदिन, देशभक्ति, यथारुचि। देखो अव्यय भाव समास में क्या होता है, जो प्रथम पद होता है वो क्या होता है? एक अव्यय होता है। अव्यय क्या होते हैं? उनका अपना स्वयं में कोई अर्थ नहीं होता है। नीरस में क्या है? निधन रस, निधन रस इसमें अव्यय है। प्रति में क्या है? प्रतिधन इन दिन, तो ये भी आपका क्या है? प्रत्यय है। देशभक्ति, देशभक्ति का मतलब क्या होता है? देश के लिए, देश के लिए भक्ति। तो यहां पास में क्या है? ये आपका अव्यय भाव समास का उदाहरण नहीं है, ये आपके कर्म धारा है। क्या? आपके कर्म धारा है, सॉरी कर्म धारा बोल रहे हैं, ये आपके तत्पुरुष समास का उदाहरण है। देश के लिए क्या? देश के लिए भक्ति। यथा रुचि, रुचि के अनुसार, तो आपका आंसर क्या होगा? देश के लिए भक्ति। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। धनुष का पर्यायवाची नहीं है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। धनुष और बाण से भी पर्यायवाची शब्द अक्सर एग्जाम में देखने को बनते हैं। धनुष का पर्यायवाची नहीं है। विसिख, कोदंड, चाप, सरासन। तो देखिएगा ये जो शब्द क्या है आपका यहां से दिखाई दे रहा है आपको, विसिख। विसिख का मतलब क्या होता है? विसिख का होता है बाण, या आप इसको और क्या कहते हो? तीर, बाण या तीर। तो विसिख का अर्थात क्या हो? विसिख का मतलब होता है बाण या तीर। बाकी जो आपका यहाँ पर यूज हो रहा है कोदंड, चाप और क्या आपका सरासन, ये सभी के सभी क्या है? ये आपके धनुष के पर्यायवाची है। किसके? धनुष के पर्यायवाची हैं। धनुष का पर्यायवाची और क्या क्या होता है इसके अलावा? यदि याद कर पा रहे हैं तो देखिए, एक होता है क्या आपका पिनाक। यदि आपने सुना होगा ना, आर्मी का एक शस्त्र है, क्या है? पिनाका। पिनाका क्या है? रॉकेट नहीं है, रॉकेट लॉन्चर है। इसके माध्यम से रॉकेट को लॉन्च किया जाता है। एक्चुअल में क्या है? वो आपका एक धनुष है। धनुष के लिए और क्या होगा? देखो जैसे आपका जो विसिख लिखा हुआ है ना, तो विसिख, विसिखासन, क्या? विसिख का आसन, तो विसिखासन। तो ये क्या हो जाएगा आपका? विसिखासन क्या है आपका? विसिख के लिए क्या? उसका आसन, तो धनुष हो जाएगा। सरासन, याद रखना, जो आपका बाण है, तीर है, इसके लिए एक और शब्द क्या होता है? सर। और सर का आसन क्या होता है? धनुष होता है। और सर का मतलब क्या होता है? बाण या तीर। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? विसिख। विसिख किसका है? बाण या तीर का पर्यायवाची है, ना कि धनुष का। अगला प्रश्न देख लेते हैं। जगत धन आनंद के योग से कौन सा शब्द बनेगा? देखिएगा, जब कभी भी इस प्रकार से जगत धन आनंद, क्या? जगत आनंद। अब देखिएगा आपका इसमें बन क्या रहा है एक्चुअल में? ये आपके व्यंजन संधि का क्या है? व्यंजन संधि का ये आपका उदाहरण है। और कभी भी आपका व्यंजन संधि में पहले वर्ण के बाद में यदि क्या होता है? किसी भी वर्ग का पहला वर्ण, जैसे कि आपका का हो गया, चा हो गया, ता हो गया, यदि इनके बाद में आ आता है, इनके बाद में यदि आ या आ आता है, तो किसमें कन्वर्ट होता है बच्चों? ये आपके एक, जो आपका एक है, वो किसमें? उसी वर्ग के तीसरे वर्ण में कन्वर्ट हो जाता है। इसको हम बोलते हैं 1-3 का नियम। व्यंजन संधि के अंतर्गत इसको हम बोलते हैं 1-3 का नियम। यदि किसी भी वर्ग के पहला वर्ण के बाद में आ या आ आता है, तो वह वर्ण अपने ही वर्ग के तीसरे वाले वर्ण में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा यहां से? ता का क्या हो जाएगा? ता था धा, सॉरी ता था दा, तो क्या हो जाएगा आपका? जगदानंद। तो इसका आंसर क्या होगा? जगदानंद। ठीक है दोस्तों, तो जैसा कि मैंने आप सभी को बताया था कि लाइट अभी अवेलेबल नहीं है, और क्या बोलते हैं, जो क्लासेस जो है वो बैटरी बैकअप पे हो रही थी, तो अब क्लास बैटरी बैकअप भी खत्म हो जाए, तो उसके पहले हम क्लास को अपनी एंड करते हैं। और जो भी क्वेश्चन छूटे हैं उनको अगली क्लास में हम साथ में देखेंगे। ठीक है, तो ऐसी उम्मीद करता हूँ कि आज का वीडियो भी आपको अच्छा लगा होगा। जो भी आप लोगों को समझ में ना पाया हो, जो भी आपके सजेशंस हो, और जो मैंने आपसे कुछ पूछा है, तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं वीडियो आपको कैसा लगा। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।